नमस्कार दोस्तों, आपके अपने स्टडी चैनल परीक्षा वृत्तांत में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के भाग 3 के अंतर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कृषक, मजदूर एवं जनजाति आंदोलन व विद्रोह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का अवलोकन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिगत सभी संभावित तथ्यों पर नज़र डालेगा। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये खंड सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको शुरू से लेकर कर अंत तक वीडियो को देखना चाहिए। हमारा प्रयास है कि हम अवांछित तथ्यों से बचें, सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करें जो परीक्षा के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सबसे पहले इस सेगमेंट के अंतर्गत हम हिंदू सुधार आंदोलन और मुस्लिम सुधार आंदोलन और निम्न जाति आंदोलन का अवलोकन करेंगे। हिंदू सुधार आंदोलन में सबसे पहले राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज पर चर्चा करेंगे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आइए इनका एक परिचय लेते हैं। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 ये इनकी अवधि है, अर्थात इनका जन्म 22 मई 1772 को तथा मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी। राजा राम मोहन राय का जन्मस्थल राधानगर, हुगली, बंगाल में है। कहाँ पर? राधानगर, हुगली में। दोनों बिंदुओं का आप ध्यान में रखिएगा। इनको राजा की उपाधि मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इनकी उपाधियों के बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इनको युगदूत की उपाधि कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। संवैधानिक आंदोलन के जनक की उपाधि कौन दिया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत या जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, ये सब राजा राम मोहन राय की उपाधियां हैं। इनको ध्यान से देखिएगा और कम हो सके तो कंठस्थ कर लीजिए। नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष, युग पुरुष आदि का सम्मान प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। संवाद कौमुदी बांग्ला में थी। मिरातुल अखबार नामक समाचार पत्र अंग्रेजी और फारसी में था। 1822 ईस्वी में ब्राह्मणिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। आगे प्रमुख पुस्तकें एवं रचनाएं। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं रचनाएं। तुहफात उल मुवाहिदीन, जिसे एकेश्वरवादियों का उपहार कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, जिसे जीसस का उपदेश या प्रवचन कहते हैं, 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दोनों पुस्तकों को आपको ध्यान रखना है, तुहफात उल मुवाहिदीन और प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं वेदांत सोसाइटी 1816 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किए। वेदांत सोसाइटी क्रम पूछ देगा, नाम पूछ देगा,
सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। हम सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही चर्चा कर रहे हैं। वेदांत सोसाइटी 1816 में स्थापित किए। इसके पश्चात आत्मीय सभा 1814 से 1815 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किए। हिंदू कॉलेज 1817 में कलकत्ता। डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका इसमें थी। हिंदू कॉलेज में पूछ सकता है कि राजा राम मोहन के प्रमुख सहयोगी कौन थे? डेविड हेयर। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए। ब्रह्म समाज, ये ही बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज जो है कलकत्ता में 1828 में कलकत्ता में स्थापित किए थे ब्रह्म समाज। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत अगले महत्वपूर्ण सुधारक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आइए स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देते हैं। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्मस्थल टंकारा, गुजरात में। बचपन का नाम इनके क्या था? मूल शंकर। स्थापित संस्था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 में बम्बई में किए थे। दोनों फैक्ट आप याद रखिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किए थे। कौन किया था? दयानंद सरस्वती। नारा क्या दिए? वेदों की ओर लौटो। भारतीयों के लिए है। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनको उपाधि मिली थी भारत का मार्टिन लूथर। प्रश्न पूछेगा भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। उपाधि कौन मिली थी इनको? भारत का मार्टिन लूथर। इनके प्रमुख सुधारात्मक कार्य इस प्रकार हैं। वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध। इनके द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन उनके लिए था जो पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाते थे। इसके माध्यम से शुद्धि आंदोलन, गौरक्षा आंदोलन। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। कौन रखा था? दंडी स्वामी पूर्णानंद ने। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। इनका नाम मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया। इनके द्वारा प्रमुख पुस्तकें और रचनाएं इस प्रकार हैं। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश से दो प्रश्न बनेंगे। इसकी रचना कौन किया और किस भाषा में? सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत में था और इसकी रचना किए स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश जो संस्कृत में है 1874 ईस्वी में। पाखंड खंडिनी 1866 ईस्वी में। अद्वैत मत का खंडन 1873 में। तीनों पुस्तकों का तिथि अनुसार आपको ध्यान में रखना है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया तथा स्वराज शब्द का प्रयोग किया। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण सुधारक स्वामी दयानंद
के बाद स्वामी विवेकानंद, इनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का परिचय इस प्रकार है। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863, इसी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये किसका जन्म दिवस है? स्वामी विवेकानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद का। जन्मस्थल इनका कोलकाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस और इनके द्वारा स्थापित संस्था रामकृष्ण मिशन 1897 में स्थापित की गई। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित किया गया? 1897 में। कहाँ पे? बेल्लूर में। बेल्लूर कहाँ है? कलकत्ता में। ये तीनों फैक्ट आप ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ में आधुनिक भारत में स्थापित होने वाले प्रमुख संगठन, उनका स्थापना वर्ष, उनके संस्थापक और कहाँ किस स्थान पर स्थापित हुए दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है, इसको आप ध्यान दीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 को हुई थी विलियम जोन्स द्वारा। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला महत्वपूर्ण संगठन है युवा बंगाल आंदोलन। 1826 में स्थापित हुआ हेनरी लुई विवियन डेरोजियो द्वारा, कलकत्ता में। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज के पश्चात देखते हैं तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा 1839 में स्थापित हुई। इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। कहाँ पर? कलकत्ता में। परमहंस मंडली 1840 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख संस्थापक थे, बम्बई में स्थापित हुई। रहनुमाई मजदयान सभा, रहनुमाई मजदयासन सभा 1851 में स्थापित हुई। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, बम्बई में स्थापित हुई। आगे देखते हैं प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं यमजी रनाडे, बम्बई में स्थापित हुई। आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्थापित हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक थे, बम्बई में स्थापित हुई। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में स्थापित हुई। मैडम HP ब्लावोत्स्की और कर्नल HS अलकाट इसके संस्थापक थे। यह न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 ईस्वी में, कब? 1884 ईस्वी में स्थापित हुई। G आगरकर इसके संस्थापक थे। यह पूना में स्थापित हुई। आगे देखते हैं इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। यह बम्बई में स्थापित हुई। अगला महत्वपूर्ण संगठन है देव समाज। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में। इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। यह लाहौर में स्थापित हुआ। अगला संगठन है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे। यह बेल्लूर में स्थापित हुआ। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। कहाँ पर? बम्बई में की गई थी। पूना सेवा सदन 1909 में स्थापित हुआ।
इसके संस्थापक श्रीमती रमाबाई रनाडे थी। यह पूना में स्थापित हुआ। सोशल सर्विस लीग 1911 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक NM जोशी थे, बम्बई में स्थापित हुआ। सेवा समिति 1914 में स्थापित हुआ। इसके संस्थापक HN कुंजरू थे। यह इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज में स्थापित हुआ था। सेवा समिति के पश्चात हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी और इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। यह हरिद्वार में स्थापित किया गया था। कब? 1915 में। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1917 में। लेडी सदाशिव अय्यर इसके संस्थापक थे। यह मद्रास में स्थापित किया गया। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, कलकत्ता में। आगे देखते हैं। अगला जो चार्ट आप देख रहे हैं, यह निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठन का है। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। पहले में आंदोलन एवं संगठन, दूसरे में स्थापना वर्ष, तीसरे में इसके संस्थापक कौन थे और यह कहाँ पर स्थापित किया गया। शुरू करते हैं। निम्न जातीय आंदोलन एवं संगठन। पहला संगठन है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको वर्ष सहित संस्थापक आपको ध्यान में रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे। यह महाराष्ट्र में स्थापित हुई थी। अरब्बीपुरम आंदोलन 1888 में स्थापित हुआ था। श्री नारायण गुरु इसके संस्थापक थे। अरब्बीपुरम जो केरल में है, वहाँ पर स्थापित हुआ था। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1913 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक श्री नारायण पद्मनाभन पल्पू एवं कुमार आसान थे। यह केरल में स्थापित हुआ था। अगला संगठन है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। 1906 में BR सिंधे द्वारा बम्बई में स्थापित की गई। बहुजन समाज 1910 में मुकुंदराव पाटिल द्वारा सतारा, महाराष्ट्र में स्थापित की गई। अगला संगठन देखते हैं जस्टिस पार्टी 1915-16 में CN मुदालियार, TM नायर एवं P त्यागराज चेट्टी द्वारा मद्रास में स्थापित की गई। इसको ध्यान रखिए, इम्पॉर्टेंट है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में डॉक्टर अंबेडकर भीमराव द्वारा बम्बई में स्थापित की गई। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको फैक्ट सहित ध्यान में रखना है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा। अगला पॉइंट है आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में E.V. रामास्वामी नायर एवं बलीजा नायडू द्वारा मद्रास में स्थापित की गई थी। हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा पूना में स्थापित किया गया, 1932 में। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन वर्ष, संस्थापक स्थान दार उल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन। दोनों पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866 में स्थापित हुआ। मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं राशिद अहमद गंगोही द्वारा देवबंद में। अगला महत्वपूर्ण आंदोलन है अलीगढ़ आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। 1875 में सर सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में स्थापित किया गया। अहमदिया आंदोलन
1889-90 में मियाँ मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा फरीदकोट में स्थापित किया गया। अहमदिया आंदोलन के पश्चात नदवातुल आंदोलन, जिसे नदवा उल उलेम कहते हैं, 1894-95 में मौलाना शिबली नुमानी द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम। 1795 और 1804 में शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम लाया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विषय शिशुओं को मारने पर रोक। 1829 में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में विषय क्या था? सती प्रथा पर प्रतिबंध, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। बाल विवाह निषेध अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध लगाता था। आगे देखते हैं 1837 में हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लाया गया। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया। दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में लाया गया। इसके अंतर्गत दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। कब? 1843 में। 1856 में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में लाया गया। इसमें विधवा विवाह को वैध ठहराया गया। यह ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। किसके प्रयास से? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के पश्चात 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में लाया गया। इसमें अंतरजातीय विवाह की वैधानिकता, जिसमें केशव चंद्र सेन के प्रयास से। इसके पश्चात 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में। इसमें लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। यह बहराम जी मालाबारी के प्रयास से लाया गया था। 1930 में शारदा एक्ट लाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों को आपको ध्यान में देना है। आमतौर पे सारे ही एक्ट महत्वपूर्ण हैं। 1930 में शारदा एक्ट लाया गया लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, और इसमें लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई तथा कन्या की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित कर दी गई। इसके पश्चात 1931 में बाल विवाह निषेध अधिनियम लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में लाया गया, जिसमें बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया। आगे महत्वपूर्ण कृषक आंदोलन इस प्रकार हैं। सबसे पहले मोपला विद्रोह, ये 1836 से 1854 में, फिर 1921 से 1922 में होता है। यह मालाबार क्षेत्र में, केरल के मालाबार क्षेत्र में होता है मोपला विद्रोह। इसका नेतृत्व KN हाजी, सैयद काजी अली मुसलियार के द्वारा किया गया। मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदारों का अत्याचार एवं अंग्रेजी सरकार के खिलाफत विरोधी नीतियों के कारण यह उपजा था। पागलपंथी विद्रोह उत्तरी बंगाल में हुआ था। इसको करमशाह एवं टीपू ने नेतृत्व प्रदान किया। इसका प्रमुख कारण जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह था। फैराजी आंदोलन 1838 में फरीदपुर
जो बंगाल में है, इसको हाजी शरीतुल्ला एवं दादू मियाँ ने नेतृत्व दिया। यह जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्धधार्मिक स्वरूप का था। ये नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था बंगाल में। इसको विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास ने अपना नेतृत्व दिया। इसमें किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना प्रमुख कारण था। पावना विद्रोह 1873 से 1876 में हुआ। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसको ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल, इन्होंने अपना नेतृत्व दिया। पावना विद्रोह में काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली एवं लगान वृद्धि, ये प्रमुख कारण थे। दक्कन विद्रोह 1874 और 1875 के मध्य हुआ। पूना, अहमदाबाद, 16 एवं 17 में इसको बाबा साहब देशमुख ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसमें कपास कृषकों पर लगान वृद्धि एवं महाजन द्वारा बेदखली जैसे कार्य किए गए, जो इस विद्रोह को भड़काने के प्रमुख कारण थे। दक्कन विद्रोह के पश्चात बिजौलिया आंदोलन 1905, 1913, 1916, 1927 इन वर्षों में हुआ। कहाँ? राजस्थान में। इसको सीतारामदास मणिकलाल वर्मा ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह किसानों पर विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, जिस कारण यह विद्रोह पटल पर आया। इसके पश्चात चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। कहाँ पर? चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, जो बिहार में पड़ते हैं। इसको महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ला आदि ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह तिनकठिया प्रणाली के विरोध में आया था। चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया प्रणाली के विरोध में आया था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में। कहाँ पर? खेड़ा, गुजरात में। इसको महात्मा गांधी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। खेड़ा सत्याग्रह फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किए जाने के उपरांत पटल पर आया। अवध किसान आंदोलन जो 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद, जो उत्तर प्रदेश में हैं, ये प्रभावित क्षेत्र थे। इसको रामचंद्र ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसमें अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम लागू किए गए थे। एका आंदोलन 1921-22 में हुआ। बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई और बहराइच इसके प्रभावित क्षेत्र थे। इसको मदारी पासी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। लगान में वृद्धि के विरोध में हुआ था यह। इसके बाद 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है, जो सूरत के बारदोली तालुका में हुआ। इसको वल्लभ भाई पटेल ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। बारदोली सत्याग्रह में लगान में वृद्धि के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। बारदोली के बाद तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में हुआ, जिसमें कंपाराम और भुवन सिंह ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह बटाईदारों के निर्णय लिया कि किसानों को 50% की जगह 33% ही देंगे। तेभागा आंदोलन के पश्चात आगे प्रमुख जनजाति विद्रोह हैं। एक चीज़ हम देखते हैं, भूदान आंदोलन, जिसको विनोबा भावे ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात ये हुआ था भूदान आंदोलन। आगे देखते हैं प्रमुख जनजाति विद्रोह। चुआर विद्रोह ये 1768 में हुआ। चुआर विद्रोह 1768 में हुआ। राजा जगन्नाथ और दुर्जन सिंह ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। इसके प्रभावित क्षेत्र, चुआर विद्रोह के प्रभावित क्षेत्र झारखंड एवं बंगाल थे। चुआर विद्रोह के पश्चात देखते हैं बघेरा विद्रोह, जो 1818 से 1820 में हुआ और उसको बघेरा सरदारों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह बड़ौदा में हुआ था। इसके पश्चात
हो विद्रोह 1820 से 1822 और 1832 में हुआ। इसको राजा पराहत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह सिंहभूम और छोटा नागपुर में ये इसके प्रभावित क्षेत्र थे। भील विद्रोह 1812 से 19 और 1825 ईस्वी में होता है। इसको त्र्यंबक जी, दांगलिया, सेवरम ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र खानदेश था। खासी विद्रोह 1827 से 1833 ईस्वी में होता है। राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह बारमानिक इसको अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र खासी पहाड़ी जो असम और मेघालय में था। कोल विद्रोह 1831-32 में बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। कोल विद्रोह के पश्चात खोंड विद्रोह 1846 से 1848, 1855 और फिर लास्ट में 1914 ईस्वी में होता है। इसको चक्र बिश्नोई और राधा कृष्ण दंडदेश ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। आगे देख प्रमुख जनजातीय विद्रोह संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 1855-56 में होता है। इसको सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये बिहार और झारखंड इसके प्रभावित क्षेत्र थे। अहोम विद्रोह 1828 से 1833 के मध्य होता है। गोमधर कुंवर ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है। अहोम विद्रोह असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में होता है। रंपा विद्रोह यह 1879 ईस्वी में, फिर 1922 से 24 में होता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। यह आंध्र प्रदेश में होता है। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के मध्य बिरसा मुंडा ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर। ताना भगत आंदोलन 1920 से 1930 के मध्य, इसको जतरा भगत, बलराम भगत ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र छोटा नागपुर था। जिया तरंग आंदोलन 1931 में होता है। जेडोनाग एवं रानी गौंडिल्यू से प्रश्न पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र मणिपुर था। जनजातीय विद्रोह के बाद नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह हम देखते हैं। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह में महत्वपूर्ण विद्रोह सन्यासी विद्रोह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1763 से 1800 ईस्वी के मध्य इसको नेतृत्व प्रदान किया। केना सरकार, मंजर शाह और द्विज नारायण ने। प्रभावित क्षेत्र बंगाल और बिहार थे। फकीर विद्रोह 1776 से 77 ईस्वी के मध्य होता है। मजनूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक और देवी चौधरानी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि देवी चौधरानी किस विद्रोह से संबंधित हैं। देवी चौधरानी, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा सकता है। फकीरी विद्रोह के पश्चात हम देखते हैं पाइक विद्रोह, जो 1804 से 1817 के मध्य, फिर पुनः 1817 से 1825 के मध्य होता है। इसको खुर्दा के राजा एवं जगबंधु ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा था। पाइक विद्रोह के पश्चात रमोसी विद्रोह 1822 से 1829, फिर पुनः 1839 से 1841 के मध्य होता है। चित्तर सिंह उमाजी और नरसिंह दत्तात्रेय ने तब अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र पूना और पश्चिमी घाट थे। कित्तूर विद्रोह 1824 से 1829 के मध्य होता है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र धारवाड़ के निकट का क्षेत्र था। कित्तूर विद्रोह के पश्चात गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में होता है।
कृष्णा दास जी पंडित ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र कोल्हापुर था। फरय्यजी आंदोलन 1838 से 1858 के मध्य घटित होता है। इसको शरीयतुल्लाह दादू मियाँ ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। कूका विद्रोह 1840 से 1841 के मध्य भगत जवाहरलाल के नेतृत्व में होता है। प्रभावित क्षेत्र पंजाब इम्पॉर्टेंट है। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1833 के मध्य होता है। करम शाह और टीपू ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र पूर्वी बंगाल का शेरपुर। पागलपंथी विद्रोह के पश्चात थम्पी विद्रोह 1805 से 1809 ईस्वी के मध्य होता है। दीवान बेलू थम्पी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। प्रभावित क्षेत्र त्रावणकोर जो केरल में है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कहाँ पर हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। स्थापना कब हुई थी? 1885 में। किसके द्वारा हुई थी? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा। कब प्रथम अधिवेशन हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के परिसर में। स्थापना के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे बढ़ते हैं। यह ग्राफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उसके दृष्टिगत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न बनते हैं। अगर आप ये ग्राफ तैयार करके रखें तो संभवतः कोई प्रश्न परीक्षा में छूटेंगे नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन कब हुए, कहाँ पर हुए, उसकी अध्यक्षता किसने की और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं आपके सामने अवलोकन के लिए प्रस्तुत हैं। सबसे पहले देखते हैं 1885 में पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ और इसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसके पश्चात देखते हैं 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया। फिर देखते हैं 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उन्होंने की। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम
तमिल भाषा में भाषण दिया गया। शस्त्र अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। 1888 में इलाहाबाद, जो वर्तमान प्रयागराज है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज थे। इस अधिवेशन में जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। इसके पश्चात देखते हैं 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है। अध्यक्षता रहीमतुल्ला एम सयानी, जो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे, इन्होंने किया। कलकत्ता अधिवेशन में ही सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। कब? 1896 में। 1896 कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। फिर इसके पश्चात 1905 में बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता दी। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी एवं बहिष्कार का समर्थन किया गया। फिर 1906 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। नौरोजी द्वारा स्वराज या स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। आगे देखते हैं कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन अगला 1907 में सूरत में होता है। इसमें रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण तथ्य कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। दो दलों में, नरम दल और गरम दल में कांग्रेस का प्रथम विभाजन होता है। सूरत अधिवेशन 1907 में। इम्पॉर्टेंट यह है कि इसकी अध्यक्षता किसने की है? रास बिहारी घोष ने। आगे 1911 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें बिशन नारायण दत्त ने अध्यक्षता की। पहली बार जन गण मन गाया गया। 1911 में जन गण मन पहली बार कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की। लखनऊ अधिवेशन में हम देखते हैं बम्बई का गवर्नर लॉर्ड वेलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया। नरम दल एवं गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता होता है। 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें नरम दल और गरम दल में समझौता होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता होता है। लखनऊ अधिवेशन के पश्चात देखते हैं 1917 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सर्वप्रथम इस अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। तिरंगे झंडे को सर्वप्रथम कांग्रेस ने किस अधिवेशन में अपनाया? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अगला होता है नागपुर अधिवेशन 1920। इसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने किया। नागपुर अधिवेशन में भारतीय रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई। प्रश्न यहाँ से बन सकता है, भारतीय रियासतों के प्रति नीति किस कांग्रेस अधिवेशन में घोषित की गई? नागपुर अधिवेशन 1920 में। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। अगला काकीनाडा अधिवेशन 1923 में होता है। मौलाना मोहम्मद अली इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। अगला अधिवेशन बेलगांव, जो कर्नाटक में है, 1924 में होता है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, किसी एकमात्र अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगला अधिवेशन है कानपुर, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है। इसमें सरोजिनी नायडू अध्यक्ष होती हैं। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू इसी अधिवेशन में बनती हैं।
लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन जो इम्पोर्टेंट है, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन है 1936 लखनऊ अधिवेशन, जिसमें अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना की। आगे देखते हैं कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1937 का फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में यह प्रथम अधिवेशन था फैजपुर जो गांव में हुआ। हरिपुरा जो गुजरात में है, कांग्रेस का अगला महत्वपूर्ण अधिवेशन 1938 में होता है, हरिपुरा गुजरात में। सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन या योजना समिति का गठन किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की और झंडा गीत की स्वीकृति मिली। यह प्रश्न बन सकता है कि किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938। इसके पश्चात देखते हैं त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में है, 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान द्वारा हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके बाद देखते हैं 1940 में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन रामगढ़ में होता है। इसमें अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की जाती है। आज़ाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे और 1946 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन होता है। इसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी ने अपनी अध्यक्षता प्रदान की। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसी के साथ आज का सेशन लगभग पूर्ण हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।